दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाला तरुण खटीक अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा होता है। तभी उसके पास एक फोन कॉल आता है। ये फोन कॉल उसके घर से था। वह तुरंत ही अपनी बाइक उठाता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता है, कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और उस पर डंडों से और पत्थरों से हमला कर देते हैं। कुछ ही पल में तरुण की मृत्यु हो जाती है। पर उस फोन कॉल पे क्या बात हुई थी और क्यों तरुण को कुछ लोगों ने घेर कर मार डाला? क्या यह कोई आपसी रंजिश थी या यह एक धार्मिक सांप्रदायिक हमला था? दिल्ली का उत्तम नगर इलाका और वहां बसा हस्तसाल गांव की घनी आबादी वाली जे कॉलोनी हमेशा की तरह अपनी तेज रफ्तार और रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से व्यस्त थी। 4 मार्च 2026 का दिन था और पूरे भारतवर्ष की तरह इस कॉलोनी में भी रंगों के त्योहार होली की जबरदस्त धूम मची हुई थी। हवा में चारों तरफ लाल, हरे और पीले रंग उड़ रहे थे और गलियों में हंसी ठिठोली की आवाजें गूंज रही थीं। छोटे बच्चे अपनी छतों से पानी के गुब्बारे फेंककर त्योहार का भरपूर मजा ले रहे थे और चारों तरफ एक बेहद ही पॉजिटिव एनर्जी फैली हुई थी। इसी घनी आबादी वाले इलाके के ब्लॉके में तरुण भुटोलिया का सीधा साधा हिंदू परिवार रहता था। 26 साल का तरुण एक बहुत ही होनहार और समझदार लड़का था, जो भविष्य के बड़े बड़े सपने बुनते हुए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा था। उसके पिता मेमराज और उसकी मां सुनीता को अपने इस होनहार बेटे से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, क्योंकि वह जल्द ही अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ा होने वाला था और घर की सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला था। तरुण अपनी फैमिली का इकलौता ऐसा चिराग था जो उनकी गरीबी और संघर्ष के अंधेरे को दूर करने का सपना देखता था। तरुण के घर के ठीक पड़ोस में ही मुस्लिम समुदाय का एक और परिवार रहता था। इन दोनों हिंदू और मुस्लिम परिवारों के बीच वैसे तो पिछले 50 सालों से पड़ोस का एक पुराना रिश्ता चला आ रहा था, लेकिन यह रिश्ता कभी भी मिठास भरा नहीं रहा। उनके बीच अक्सर पार्किंग की जगह को लेकर और कूड़ा फेंकने जैसी छोटी छोटी बातों को लेकर भयंकर विवाद होता रहता था। ये पुरानी रंजिशें और कड़वाहटें अंदर ही अंदर एक खामोश नफरत की तरह पल रही थी। ऐसा लगता था जैसे दोनों परिवार बस एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हों, लेकिन किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि होली के इस पावन दिन पर यह पुरानी दुश्मनी इस कदर अपना खौफनाक रूप दिखाएगी कि सब कुछ राख में तब्दील हो जाएगा। इंसान के अंदर छिपी नफरत जब बाहर आती है तो वह किसी त्योहार या खुशी का लिहाज नहीं करती। सुबह के करीब 10 बज रहे थे और तरुण की 11 साल की मासूम चचेरी बहन अपनी छत पर खुशी खुशी होली खेल रही थी। वह बच्ची अपनी मस्ती में चूर थी और उसने खेल खेल में अपने पिता टेकचंद की तरफ एक पानी का गुब्बारा फेंका जो सड़क पर खड़े थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वह गुब्बारा निशाना चूक कर गलती से नीचे सड़क पर जा गिरा और जोरदार आवाज के साथ फट गया। एन उसी समय वहां से सैरा नाम की एक 40 साल की मुस्लिम महिला गुजर रही थी, जिसे मोहल्ले के लोग काली भी कहकर बुलाते थे। ऊपर से गिरा वह गुब्बारा जमीन पर फटा और उसके रंगीन पानी की कुछ बूंदें सैरा के कपड़ों पर जा लगी। यह एक छोटी बच्ची की अनजाने में हुई बहुत ही मामूली सी गलती थी, जिसे होली के इस खुशनुमा माहौल में आसानी से हंसकर नजरअंदाज किया जा सकता था। अक्सर त्योहारों में लोग बुरा ना मानो होली है कहकर ऐसी बातों को टाल देते हैं, लेकिन सैरा ने इस छोटी सी बात पर राई का पहाड़ बना दिया। उसने वहीं बीच सड़क पर आसमान सिर पर उठा लिया और बहुत ज्यादा हंगामा शुरू कर दिया। वह जोर जोर से चीखने लगी और भद्दी गालियां देने लगी। तरुण के चाचा टेकचंद और घर के बाकी लोगों ने यह शोर सुना तो वे तुरंत नीचे आए। उन्होंने स्थिति को संभालते हुए हाथ जोड़कर सैरा से बहुत बार माफी मांगी और बड़ी विनम्रता से कहा कि बच्ची से अनजाने में गलती हो गई है, उसे माफ कर दें। उन्हें लगा कि माफी मांगने से बात यहीं पर खत्म हो गई है और विवाद आगे नहीं बढ़ेगा। थोड़ी देर के लिए वहां शांति भी छा गई और सबने सोचा कि मामला शांत हो गया है। मोहल्ले के लोग भी वापस अपने त्योहार में रम गए, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह शांति तो सिर्फ एक भयंकर तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है, जो उनके घर का चिराग हमेशा के लिए बुझाने वाला है। सैरा के दिमाग में उस समय 50 साल की पुरानी दुश्मनी का जहर उबल रहा था और उसने मन ही मन कुछ बहुत ही खौफनाक प्लान बना लिया था। तरुण के परिवार द्वारा बार बार माफी मांगने और हाथ जोड़ने के बावजूद सैरा का गुस्सा किसी भी तरह से शांत नहीं हुआ था।
उसने इस मामूली सी पानी की बूंद को अपने अहंकार और नाक का सवाल बना लिया था। सायरा ने मौके की नजाकत को दरकिनार करते हुए आग में घी डालने का काम किया और अपने मोबाइल फोन से अपने तमाम रिश्तेदारों को उस जगह पर इकट्ठा होने के लिए इमरजेंसी कॉल कर दिया। उसने फोन पर न जाने क्या क्या कहा, लेकिन उसका नतीजा बहुत ही भयानक होने वाला था। देखते ही देखते करीब आधे घंटे के अंदर उस संकरी गली में भीड़ जमा होने लगी और होली के खुशहाल माहौल में अचानक एक अजीब सी खौफनाक दहशत फैल गई। सायरा के बुलावे पर उसके परिवार वाले और मुस्लिम समुदाय के कई रिश्तेदार, जिनमें 50 साल की शरीफन, 36 साल की सलमा, 21 साल का सुहैल, 20 साल का समीर चौहान, 22 साल का फिरोज और 50 साल का इस्माइल जैसे कई लोग शामिल थे, वहां पूरी तैयारी के साथ पहुंच गए। इन सभी लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था और इन्होंने अपने हाथों में लोहे की भारी रॉड, क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक और बड़े बड़े पत्थर ले रखे थे। हथियारों से लैस इतनी बड़ी और हिंसक भीड़ को अपने घर के बाहर देखकर तरुण की हिंदू फैमिली बुरी तरह से घबरा गई। कुछ ही देर पहले जिस गली में होली के मस्त गीतों की मधुर आवाज आ रही थी, वहां अब सिर्फ गंदी गालियों और जान से मारने की धमकियों का खौफनाक शोर गूंज रहा था। किस्मत की सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि तरुण उस समय अपने घर पर मौजूद नहीं था। वह अपने फ्रेंड्स के साथ होली की पार्टी मनाने के लिए बाहर किसी दूसरी जगह गया हुआ था। घर के बुजुर्गों और घबराई हुई महिलाओं ने उन हमलावरों को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके सिर पर तो जैसे खून सवार था। बातचीत का कोई असर नहीं हुआ और उन लोगों ने अचानक तरुण के घर वालों पर एक साथ हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में तरुण के चाचा रमेश और टेकचंद को बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया। हमलावरों ने किसी पर कोई रहम नहीं खाया। रमेश के सिर पर गहरी चोटें आईं, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में कई टांके लगे और लाठियों के प्रहार से उनके हाथ की हड्डियां टूट गईं। भीड़ इतनी क्रूर हो चुकी थी कि उन्होंने महिलाओं के साथ भी बेरहमी से मारपीट की और भद्दे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपमानित किया। हमलावरों ने इसके बाद बहुत ही चालाकी और पूरी प्लानिंग के साथ तरुण के घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, ताकि कोई भी पड़ोसी चाहकर भी उनकी मदद के लिए बाहर ना आ सके। यह सब देखकर साफ लग रहा था कि यह कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था, बल्कि 50 साल की पुरानी दुश्मनी और नफरत का बदला एक पानी के गुब्बारे का झूठा बहाना लेकर निकाला जा रहा था। घर के अंदर बुरी तरह से फंसे परिवार के लोग चीख चीख कर मदद के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन बाहर खड़ी हथियारबंद भीड़ किसी की भी सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन लोगों ने पूरी गली में ऐसा खौफ और दहशत का माहौल बना दिया था कि जो भी व्यक्ति बीच बचाव करने की थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाता, उसे धमकाकर और डराकर वापस भगा देते। मोहल्ले के बाकी लोग भी अपनी जान के डर से अपने घरों के दरवाजे बंद करके खिड़कियों से यह खौफनाक मंजर देखने को मजबूर थे। एक आम इंसान की बेबसी का यह सबसे भयानक रूप था, जहां कानून और इंसानियत दोनों उस भीड़ के सामने घुटने टेक चुके थे। हर गुजरता पल तरुण के परिवार के लिए मौत के करीब जाने जैसा महसूस हो रहा था। इस भयंकर चीख पुकार और दहशत के बीच घर वालों ने किसी तरह छुपकर घबराहट में तरुण को फोन किया और रोते हुए उसे बताया कि उन पर पड़ोसियों ने बहुत ही खतरनाक और जानलेवा हमला कर दिया है। अपनी फैमिली को इतने बड़े खतरे में सुनकर तरुण के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह उस समय अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी त्योहार मना रहा था, लेकिन अपनी मां सुनीता की रोती हुई आवाज सुनकर वह अपनी बाइक स्टार्ट करके तुरंत पूरी रफ्तार से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसके दिल में बस एक ही बात चल रही थी कि वह जल्दी से वहां जाकर किसी तरह मामले को शांत कर लेगा और अपने बूढ़े माता पिता को बचा लेगा। एक बेटे का अपनी फैमिली के प्रति जो फर्ज होता है, तरुण बस उसी फर्ज को निभाने के लिए मौत के मुंह में जा रहा था। लेकिन उस बेकसूर नौजवान को क्या पता था कि गली के नुक्कड़ पर मौत एक भयानक जाल बिछाए उसका ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। जैसे ही तरुण करीब 1 घंटे बाद अपनी बाइक से हस्तसाल की उस संकरी गली के पास पहुंचा, 10 से 15 लोगों की उस खून की प्यासी भीड़ ने उसे बीच रास्ते में ही चारों तरफ से घेर लिया। तरुण अभी बाइक से उतरकर कुछ समझ पाता या किसी से बात कर पाता, उससे पहले ही उस पर लोहे की रॉड और भारी क्रिकेट बैट से ताबड़तोड़ जानलेवा वार शुरू हो गए। वह बिल्कुल अकेला था और उसके सामने खड़े हमलावर बहुत सारे और हथियारों से लैस थे।
उन्होंने तरुण को बिना कोई मौका दिए बहुत ही बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और जब वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया तो उस पर बड़े पत्थरों और सीमेंट की भारी ईंटों से भयानक हमला किया गया। यह सब कुछ तरुण के घर के ठीक बाहर गली में हो रहा था। तरुण के पिता मेमराज और उसकी मां सुनीता अपनी आंखों के सामने अपने जवान बेटे को तड़पते और खून में सनते हुए देख रहे थे, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमलावरों ने उन्हें घर के अंदर कैद करके डरा कर रखा हुआ था। यह दर्दनाक नजारा ऐसा था कि कोई भी पत्थर दिल इंसान खून के आंसू रो पड़े। तरुण असहनीय दर्द से सड़क पर चीख रहा था, लेकिन उस नफरत भरी भीड़ में किसी को भी उस मासूम पर रत्ती भर भी तरस नहीं आया। उन्होंने तरुण को तब तक बिना रुके पीटा जब तक कि वह पूरी तरह से अधमरा नहीं हो गया और उसकी आवाज आनी हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। जो प्यारा बेटा कुछ घंटे पहले ही हंसते खेलते त्योहार मनाने घर से निकला था, वह अब खून से लथपथ एक बेजान शरीर की तरह धूल भरी सड़क पर पड़ा था। इस पूरी घटना ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। कुछ पड़ोसियों ने काफी हिम्मत जुटाकर किसी तरह पुलिस को इस भयानक झगड़े की सूचना दी, लेकिन जब तक पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए वहां पहुंचती, तब तक हमलावर अपना खौफनाक काम करके वहां से भाग चुके थे और तरुण की सांसें धीरे धीरे उखड़ने लगी थीं। यह सिर्फ एक जिस्म पर हमला नहीं था, बल्कि एक पूरे परिवार के सपनों और उनकी उम्मीदों का बेरहम कत्ल था, जिसे बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। हमलावर जैसे ही अपना काला कारनामा करके वहां से भागने में कामयाब हुए, तरुण के बदहवास घर वालों ने रोते बिलखते हुए किसी तरह दरवाजा खोला और दौड़कर उसके खून से सने शरीर के पास पहुंचे। उन्होंने बिना एक पल की भी देरी किए उसे उठाया और तुरंत जनकपुरी के पास स्थित एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर भागे। तरुण की हालत शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। वह बहुत ही ज्यादा नाजुक स्थिति में था। उसके सिर और शरीर के कई हिस्सों पर इतनी गहरी चोटें आई थीं कि बहुत ज्यादा खून बह चुका था। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स की एक पूरी टीम ने उसे बचाने की अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसका इमरजेंसी वार्ड में गहन इलाज शुरू किया। पूरी फैमिली अस्पताल के बाहर ठंडे फर्श पर बैठकर रो रो कर अपने भगवान से तरुण की सलामती की मिन्नतें और दुआएं मांग रही थी। एक बेबस मां का कलेजा फट रहा था और पिता की आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर गुजरता पल उनके लिए एक सदी के बराबर लग रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही दर्दनाक अंजाम मंजूर था। डॉक्टर्स ने तरुण की जान बचाने के लिए हर संभव मेडिकल प्रोसीजर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके सिर की चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसका सरवाइव करना नामुमकिन होता जा रहा था। अगले दिन 5 मार्च 2026 की मनहूस सुबह होते ही डॉक्टर्स ने वह खबर सुनाई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। तरुण ने हॉस्पिटल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग हारते हुए हमेशा के लिए दम तोड़ दिया। तरुण की मौत की खबर जैसे ही अस्पताल से निकलकर उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में पहुंची, पूरे इलाके में एक गहरा और खौफनाक मातम पसर गया। एक सीधे साधे जवान बेटे की मौत ने पूरे परिवार की कमर को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया था। जो महत्वाकांक्षी लड़का डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने घर की गरीबी दूर करना चाहता था और अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, उसके वह सारे सुनहरे सपने उसी हॉस्पिटल के ठंडे कमरे में हमेशा के लिए दफन हो गए। तरुण का भाई तुषार और उसके माता पिता गहरे सदमे में चले गए थे। उनका रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका तरुण अब इस दुनिया में नहीं है। इस दर्दनाक मौत की खबर ने पूरे इलाके के लोगों के दिलों में एक गहरा गुस्सा और आक्रोश भर दिया। हर कोई यह सोचकर हैरान और परेशान था कि महज एक पानी की बूंद की कीमत किसी हंसते खेलते इंसान की जान कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ खबर मिलते ही उमरदीन का परिवार और मामले के बाकी सभी आरोपी अपने घरों पर ताला लगाकर वहां से फरार हो गए। अब बारी थी देश के कानून की और दिल्ली पुलिस को इस संवेदनशील मामले में बहुत ही सख्त और कड़े कदम उठाने थे ताकि तरुण की भटकती आत्मा को इंसाफ मिल सके और उन जालिम अपराधियों को उनके किए की भयानक सजा मिल सके। तरुण की दर्दनाक मौत के बाद जेजे कॉलोनी और पूरे उत्तम नगर इलाके में बहुत ही भयंकर तनाव और खौफ का माहौल पैदा हो गया। यह मामला पूरी तरह से 2 अलग अलग समुदायों के बीच का था, इसलिए लोगों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। न्याय की मांग को लेकर हिंदू संगठनों जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सड़क पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
उन गुस्साए लोगों ने हर हर महादेव के जोरदार नारे लगाए और उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास मेन रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया और अपना विरोध जताते हुए कुछ गाड़ियों में आग भी लगा दी, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। हालात को पूरी तरह से बेकाबू होते देख दिल्ली पुलिस ने तुरंत सख्त एक्शन लिया। इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF की तैनाती कर दी गई। द्वारका जिले के DCP कुशल पाल सिंह ने खुद इस इन्वेस्टिगेशन की कमान अपने हाथों में ली और इलाके में डबल लेयर और ट्रिपल लेयर की बैरिकेडिंग करवा दी, ताकि कोई बाहरी असामाजिक तत्व इलाके में घुसकर दंगा ना भड़का सके। पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी दिखाते हुए जगह जगह छापेमारी की और छुपकर बैठे आरोपियों को पकड़ना शुरू किया। शुरुआत में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और कड़ियां जुड़ने लगीं, कई और चेहरे बेनकाब होने लगे। पुलिस ने लगातार छापेमारी करते हुए कुल 14 वयस्कों को इस खौफनाक मामले में गिरफ्तार किया और 2 नाबालिगों को भी पकड़ा जो इस हत्या में शामिल थे। पकड़े गए इन आरोपियों में मुख्य आरोपी महिला सायरा के साथ साथ शरीफन, सलमा, सुहैल, समीर, फिरोज, इस्माइल, मुजफ्फर, उमरदीन, जुम्मादीन, कमरुद्दीन, मुस्ताक, ताहिर और 38 साल का इमरान उर्फ बंटी शामिल थे। ये सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य और आपस में रिश्तेदार थे, जिन्होंने मिलकर एक बेकसूर लड़के की जान ले ली थी। शुरुआत में पुलिस ने सिर्फ मारपीट और गैर इरादतन हत्या के प्रयास यानी BNS की धारा 110 के तहत FIR दर्ज की थी, लेकिन तरुण की मौत के बाद इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 यानी हत्या का गंभीर मामला भी तुरंत जोड़ दिया गया। इसके साथ ही पीड़ित परिवार की मांग और मामले की सांप्रदायिक गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइड्स एक्ट की सख्त धाराएं भी आरोपियों पर लगाईं, क्योंकि तरुण हिंदू खटीक समाज से आता था। इन सख्त धाराओं की वजह से आरोपियों को आसानी से जमानत ना मिल सके और कड़ी से कड़ी सजा हो सके। पुलिस ने पूरे इलाके को एक छावनी में तब्दील कर दिया था और आसमान से ड्रोन कैमरे के जरिए लगातार निगरानी की जा रही थी। हर एक गली और चौराहे पर सिक्योरिटी फोर्सेस का पहरा था और पूरे इलाके की दुकानें एहतियातन बंद करवा दी गई थी। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने लोगों के गुस्से को थोड़ा शांत जरूर किया, लेकिन इंसाफ की असली जंग अभी अदालत में लड़ी जानी बाकी थी। मामले की बढ़ती गंभीरता, समाज में फैले भारी आक्रोश और मीडिया की लगातार कवरेज को देखते हुए प्रशासन ने भी बहुत ही सख्त और कड़ा रवैया अपनाया। 8 मार्च 2026 दिन रविवार को MCD के बड़े बड़े पीले बुलडोजर उत्तम नगर की उस विवादित गली में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंच गए। MCD ने आरोपी निजामुद्दीन, मुजफ्फर और उमरदीन के घर के उन हिस्सों को बुलडोजर से बुरी तरह तोड़कर जमींदोज कर दिया जो अवैध रूप से नाले के ऊपर बनाए गए थे। प्रशासन की तरफ से आधिकारिक रूप से यह कार्रवाई प्री मॉनसून ड्राइव और अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई थी, लेकिन इससे पूरे इलाके के लोगों और अपराधियों को यह साफ संदेश जरूर मिल गया कि अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके घरों पर बुलडोजर चलने में देर नहीं लगेगी। बुलडोजर की इस कार्रवाई से उड़ती हुई धूल ने मानो तरुण के परिवार को एक छोटी सी मानसिक शांति दी हो, लेकिन उनका दर्द अभी भी बहुत बड़ा था। दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी 9 मार्च 2026 को दिल्ली सचिवालय में तरुण के रोते बिलखते परिवार वालों से एक भावुक मुलाकात की। उन्होंने परिवार का ढांढस बंधाया और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि तरुण को हर हाल में न्याय दिलाना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी दोषियों को अदालत से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी और पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी और कानूनी मदद मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह और स्थानीय सांसद कमलजीत सहरावत ने भी पीड़ित परिवार के घर जाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि होली जैसे भाईचारे के त्योहार को खून से रंगने वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। इन तमाम राजनीतिक मुलाकातों और पुलिस की कार्रवाई के बावजूद तरुण के पिता मेमराज को अभी भी स्थानीय पुलिस जांच पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। उनका मानना था कि इस हत्या में 20 से ज्यादा लोग शामिल थे, इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले की गहराई से सच्चाई सामने लाने के लिए CBI जांच की बहुत ही कड़ी मांग की है।
ताकि कोई भी असली अपराधी कानून के शिकंजे से बच ना सके। आज भी उत्तम नगर की उस जे कॉलोनी की मनहूस गली में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ है। तरुण की फैमिली का आज भी रो रो कर बुरा हाल है। वे बेबस माता पिता आज भी अपने घर के दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देखते रहते हैं कि शायद उनका प्यारा बेटा तरुण किसी चमत्कार से वापस लौट आए और उन्हें माँ बाबूजी कहकर पुकारे। एक छोटे से पानी के गुब्बारे से शुरू हुआ यह खौफनाक विवाद हम सभी को यह सोचने पर मजबूर करता है कि आज के हमारे समाज में कितनी ज्यादा नफरत और गुस्सा भर गया है। 50 साल के पुराने पड़ोसी पलक झपकते ही कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं और इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। तरुण तो अब इस जालिम दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यह रुला देने वाली कहानी हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी कि गुस्से में उठाया गया एक गलत कदम और छोटा सा विवाद कितने परिवारों की जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, ये थी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के 26 साल के तरुण भुटोलिया की वह खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी, जिसने हम सभी के दिलों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। एक छोटी सी पानी की बूंद पर इतनी बेरहमी से किसी की जान ले लेना इंसानियत के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि तरुण और उसकी फैमिली को कोर्ट से जल्द न्याय मिलेगा और दोषियों को फांसी की सजा होगी। अगर आपको यह सच्ची कहानी दिल को छूने वाली और जानकारी से भरी लगी हो तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और हमें बताएं कि हमारे देश में ऐसी हिंसक घटनाओं और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट को क्या कड़े कदम उठाने चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तरुण को इंसाफ मिल सके। हमेशा सतर्क रहें, अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाएं और सबसे जरूरी बात कि अपने गुस्से पर हमेशा कंट्रोल रखें, क्योंकि इंसान की जान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।